बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 124 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर 7 में जो यहाँ पे प्रोविजंस थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो यहाँ से निकाल दी गई हैं और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वो प्रोविजंस डाल दी गई हैं, रिपीलमेंट हुई है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। वो सेपरेट एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया है 1930। तो वो प्रोविजंस आई थिंक 76 से लेके 123 तक हैं और वो यहाँ से एक्सक्लूड की गई हैं, यहाँ से निकाल दी गई हैं, रिपीलमेंट हुई है। लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें जैसे इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तक हमने जो है जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, उसमें क्या है कि हमें कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो होंगी वो जनरल से थोड़ा हट कर होंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था जो जनरल में नहीं था। तो लेट्स स्टार्ट। 124 सेक्शन जो पहले डिफ़ाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस caused to him by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। इसमें एक जो है पार्टी प्रॉमिस कर रही है, एक पर्सन जो है वो प्रॉमिस कर रहा है दूसरे पर्सन को कि वो उसे क्या करेगा, बचाएगा, लॉस से प्रोटेक्ट करेगा उसको, लॉस से जो वो खुद उसे कॉज कर सकता है, या फिर कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जो वो खुद उसे कॉज कर सकता है, या फिर और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर उसे कोई और पर्सन कंडक्ट, मतलब उस किसी और पर्सन की वजह से उसे लॉस हो सकता है, या फिर जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि उसे प्रोटेक्शन देगा वो लॉस से, उसकी वजह से उसे कोई लॉस हो सकता है। तो उस केस में उसका प्रॉमिस क्या है कि अगर उसे लॉस होगा तो उसको प्रोटेक्शन देगा। बंदा, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कह रहा है कि मैं तुम्हें लॉस से प्रोटेक्ट करूँगा, जो भी तुम्हें लॉस होगा मेरी वजह से या किसी और की वजह से उससे मैं तुम्हें बचा लूँगा, मतलब उस जो भी तुम्हें लॉस होगा वो मैं पे करूँगा, तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो बंदा ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो दूसरे वाले को बचाएगा लॉस से, उसको कहते हैं इंडेमनीफायर। और जो जिस बंदे से ये प्रॉमिस हो रहा है उसको हम कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। ठीक हो गया। इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसे लॉस से प्रोटेक्शन देगा, और दूसरा जो है इंडेमनिटी होल्डर जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है। ठीक है। इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट, ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो इसको इंडेमनीफाई करेगा अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी में टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 200 टका। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अच्छा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर रहा है कि वो बी को प्रोटेक्ट करेगा किस लॉस से, उस लॉस से जो वो प्रोसीडिंग्स में बेयर करेगा सी के अगेंस्ट, मतलब सी जो भी है वो प्रोसीडिंग्स करेगा बी के अगेंस्ट, उसमें जो प्रोटेक्शन, बी के पास तो कोई समझे कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। अब सी जब उसको प्रोसीडिंग्स में ले आता है तो वो जो भी उसको लॉस होगा बी को, जो भी उसके ऊपर ख़र्चा वगैरह आएगा बी का, उसमें जो है ए ने वो ए ने जो है वो प्रॉमिस किया है बी को कि मैं तुम्हारे लॉस को बेयर करूँगा। तो इसको कह रहे हैं हम कि ए जो है वो इंडेमनीफाई करेगा बी को। यहाँ पे बी इंडेमनिटी होल्डर है और ए जो है वो इंडेमनीफायर है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जितनी वो इंडेमनीफाई करने की बात कर रहा है वो कितनी अमाउंट के लिए कह रहा है, 200 टका, मतलब यहाँ पे 200 रुपीज़ ले लें आप, तो जो हमारी करेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 200 रुपये तक जो है वो प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनिफिकेशन की बी को कि मैं तुम्हें 200 तक बचा लूँगा, इतना लॉस होगा तो मैं तुम्हारा भर दूँगा। ठीक हो गया। आगे जो है, आगे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर है सेक्शन 125 में, वो हम देख लेते हैं। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। तो जब इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स बने कि जब एक इंडेमनीफायर ने एक प्रॉमिस किया है इंडेमनिटी होल्डर को कि मैं तुम्हें बचा लूँगा किसी लॉस से, जब जो तुम्हारे साथ प्रोसीडिंग्स में जो तुम्हें लॉस बेयर करना पड़ेगा, जो भी डैमेजेस आएंगे तुम्हें, उनसे मैं तुम्हें क्या करूँगा, प्रोटेक्शन दूँगा।
तो देखते हैं कि फिर राइट्स क्या बनते हैं इस प्रॉमिस के बाद, इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या बनते हैं। तो ये सेक्शन 125 हमें बताता है द प्रॉमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज़ एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रॉमिसर। मतलब वो एंटाइटल है रिकवर करने के लिए प्रॉमिसर से क्या क्या, नंबर 1 ऑल डैमेजेस विच ही में बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज, कि वो तमाम डैमेजेस रिकवर कर सकता है जो उसको भरने पड़ सकते हैं उस सूट की प्रोसीडिंग्स के दौरान। मतलब अगर उसे कोर्ट कोई कहती है भाई बी को, ए ने प्रॉमिस किया था ना बी से कि मैं तुम्हें बचा लूँगा ऐसे लॉस से जो भी सी तुम्हारे खिलाफ़ करेगा, तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि बी को कुछ डैमेजेस पे करने पड़ेंगे सी को, तो अब वो बी नहीं पे करेगा बल्कि ए पे करेगा जिसने ये वादा किया था कि मैं तुम्हें लॉस से बचाऊँगा। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि ऑल डैमेजेस, जो भी डैमेजेस कोर्ट कहेगी वो सारे बेशक 10 लाख हों 20 लाख हों जितने मर्जी हों वो ए को भरने पड़ेंगे, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और इंडेमनिटी उसने खुद अपनी मर्ज़ी से किया हुआ है, किसी ने उसे फोर्स करके नहीं करवाया है, इसलिए उसे वो सब भरना पड़ेगा। ऑल कॉस्ट विच ही में बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सच सूट इफ़ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट ही डिड नॉट कंट्रावीन द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉमिसर एंड एक्टेड एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इफ़ द प्रॉमिसर ऑथोराइज्ड हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट। अब ये बात यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझने वाली है कि देखें वो ये कह रहे हैं कि प्रॉमिसर ने जो प्रॉमिस किया है, ठीक है ना, मतलब ए ने बी को प्रॉमिस किया था ना कि वो उसको इंडेमनीफाई करेगा, प्रोटेक्ट करेगा लॉस का, लेकिन बी के लिए ज़रूरी ये है कि वो मतलब है जो ए कहे उसकी बातों पर अमल भी करे। ठीक है ना, उसकी मतलब है उसकी जो शर्तें थी जो भी था बातें उनसे वो क्या है कॉन्ट्रावीन ना करे। ही डिड नॉट कॉन्ट्रावीन ना करे, ठीक है ना, उनसे हटे नहीं। अगर वो अपनी ही किसी टर्म्स के साथ सेटल करता है सी के साथ तो फिर तो समझें कि ए की वो लायबिलिटी ख़त्म हो गई, उसका इंडेमनिटी का प्रॉमिस भी ख़त्म हो गया। अगर वो अपनी किसी टर्म्स और कंडीशंस पर सी के साथ कोई और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है या किसी और तरीके से उसके साथ कर लेता है अपनी बातचीत, तो फिर क्या होगा, ए जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो ए की बातों पर अमल करता है, ए के जो ऑर्डर्स हैं उनसे कॉन्ट्रावीन नहीं करता, प्रॉमिसर ए है ना यहाँ पे हमारे पास, तो उससे नहीं कॉन्ट्रावीन करता, तो फिर ए को भरना पड़ेगा। जो उसने वादा किया था उस वादे को पूरा करना पड़ेगा, उसको लॉस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बी को। ठीक है, और एक बात ये और लिखी हुई है कि इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये बात यह है कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन देखें अगर प्रोसीडिंग्स में वो जा रहा है और ये ने कहा है कि तुम प्रोसीडिंग्स में जाओ, सी के साथ तुम्हारे अगेंस्ट केस है, तुम लड़ो और मैं तुम्हें जो है लॉस से बचा लूँगा, मतलब जो भी तुम्हारा ख़र्चा आएगा मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम टेंशन ना लो। अब वो प्रोसीडिंग्स में जा रहा है, अब वो गाड़ी पर जाता है, वकील करता है, उसके जो भी हैं मतलब ये अखराजात आएंगे ना, और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट आउट करवाता है, तो इस सारे के पैसे कौन देगा, ए देगा बी को। ठीक है ना, अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रूडेंट मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की बात की जा रही है कि एक ऑर्डिनरी कोर्स में जो है एक बंदा जो है अपने पैसे जैसे बचाता है कि भाई मैं ऑडी कार पे नहीं जाऊँगा, मैं तो भाई रिक्शे से चला जाऊँगा या फिर कोई टांगा वगैरह लेके चला जाऊँगा। इसी तरह से होगा कि उसको ये नहीं कि वो ओडी पे चढ़ के गया तो अब ए जो है उसको ओडी के जो है वो पैसा देगा कि तुम गए हो इतनी हाई क्वालिटी की ट्रांसपोर्टेशन लेके तो मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूँगा। नो, एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, ठीक है, कि जो एक आम आदमी का जो भी ख़र्चा आता है वो बेयर करेगा। ये नहीं कि वो अब एक मिलियनर बन के जाए तो वो बेयर करने का लायबल नहीं है। ठीक है, हो गया। और आगे है नंबर 3, ऑल सम्स which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent for the promisee to make in absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized him to compromise the suit। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर प्रॉमिसर जो है ए बी को कहता है कि ठीक है तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो सी के साथ, मैं तुम्हें ये इजाज़त देता हूँ और ये टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा हूँ, इन पर अगर वो मानता है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर बी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग और ए के कहने पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है सी के साथ तो क्या होगा, वो प्रोटेक्शन उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की हासिल रहेगी। ठीक है, अगर उसने अपने से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगा ली जिसका ए को पता ही नहीं है और ख़ुद से सेटलमेंट कर ली सी के साथ, तो फिर ए का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ख़त्म है, वो इंडेमनीफाई नहीं करेगा। ठीक है ना, वो लायबल नहीं होगा, यही बात लिखी हुई है।
एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ अगर वो कह रहा है ए कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा बी को इंडेमनीफाई करने का, तो वो इतना ज़्यादा जो पैसा वो अपने से प्रॉमिस कर रहा है बी को देगा, प्रोटेक्ट करेगा लॉस से, तो क्या बाद में वो बी जो है उसे वापस करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें लॉस से बचाऊंगा, वो बाद में वो पैसे वापस नहीं ले सकता, ठीक है ना। अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट उनका आपस में नहीं हुआ किसी और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, अगर कुछ भी नहीं, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ और ये कहा है कि उसने मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तो वो बाद में कोई पैसे नहीं ले सकता बी से। बी वो उसको देने का मजाज नहीं है ए को कि तुमने भरे थे, मुझे प्रोटेक्ट किया था, नहीं, वो नहीं ले सकता। बल्कि जो है इंडेमनिटी होल्डर बी जो है वो उस हद तक पैसे ले सकता है जिस हद तक उसने ए ने प्रॉमिस किया हुआ है बी के साथ, ठीक है। बाद में ए जो है वो अपने पैसे वापस बी से नहीं ले सकता, अनलेस एंड अनटिल एनी कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ डन बिटवीन दैम। फिर आ जाता है हमारे पास सेक्शन 126 जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बताता है। इसमें जो है श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेब्टर और क्रेडिटर के बारे में बताया गया है। 126 क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू स्टार्ट द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। The person who gives the guarantee is called the surety. The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. A guarantee may be either oral or written. कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है ना, अब गारंटी क्या होती है? जैसे ए और बी ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ए कहता है मैं आपको गुड्स सेल कर दूँगा तो आप बदले में मुझे पैसे दे देना, लेकिन वो पैसे देगा, आप मुझे पैसे देंगे, इसके लिए आप मुझे कोई गारंटी दें कि मैं आपको गुड्स सेल करूँ, आप मुझे पैसे ज़रूर देंगे, इस चीज़ की मुझे कोई गारंटी चाहिए, कोई आपका तीसरा बंदा आके मुझे गारंटी दे कि आप पैसे मुझे ज़रूर देंगे, ठीक है। तो बी कहता है ठीक है मेरे पास गारंटर है और वो है सी, ठीक हो गया। अब ये इस केस में ए जो है वो प्रिंसिपल डेब्टर है जो अपने गुड्स दे रहा है, बी जिसने पैसे देने हैं वो क्या है? क्रेडिटर है, और जो सी है ना जो सी है वो श्योरिटी है। तो इसमें अगर प्रिंसिपल डेब्टर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो श्योरिटी आ जाएगा, मतलब उसकी जगह पे श्योरिटी आ जाएगा। मतलब ए ने गुड्स सेल किए बी को, ठीक है, बी ने कहा मैं आपको इसके बदले पैसे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पैसे देने वाले को हम प्रिंसिपल डेब्टर कहेंगे। पहले मैंने आपको कहा कि वो होगा क्रेडिटर, नो, वो प्रिंसिपल डेब्टर है, जिस प्रिंसिपल डेब्टर वही होगा जिसके लिए श्योरिटी दे रहा है, ठीक है ना। वो बंदा जो गारंटी दे रहा है जिसके लिए वो गारंटी दे रहा है वो प्रिंसिपल डेब्टर है, और जो गारंटी दे रहा है वो श्योरिटी है, ठीक है ना, और जिसको दी जा रही है वो क्रेडिटर है, ठीक हो गया। आगे इलस्ट्रेशन से आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट, कि अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, प्रिंसिपल डेब्टर टाइम पे पैसे नहीं दे पाता, तो फिर श्योरिटी जो है वो उसकी जगह पर आएगा और वो जो है क्रेडिटर को पैसे देगा, ठीक है ना। अब वो क्रेडिटर को पैसे देगा तो वो जो बाद में उसके पैसे होंगे वो किससे रिकवर करेगा? वो प्रिंसिपल डेब्टर से करेगी। अगले सेक्शंस में ये बातें आएंगी, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो कंसिडरेशन फॉर गारंटी, अब कंसिडरेशन क्या है कि वो एक बंदा जो है वो प्रिंसिपल डेब्टर की एक श्योरिटी बन के आ रहा है, उसको कहता है तीसरे को कि भाई मैं जो है ना आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये बंदा जो है ये अपना काम करेगा, ये पैसे देगा। तो इसमें श्योरिटी का क्या फ़ायदा है और ये कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है? तो अब देखें कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है। सेक्शन 127 हमें बताता है एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर मे बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। ये जो चीज़ है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर, ये है जी कंसिडरेशन श्योरिटी की, ठीक है, कि वो उसको क्या कंसिडरेशन मिल रही है कि वो प्रिंसिपल डेब्टर को क्या कर रहा है? बेनिफिट, जो बेनिफिट मिल रहा है ना प्रिंसिपल डेब्टर को, वही श्योरिटी की कंसिडरेशन है। ये बात आप याद कर लें, ठीक है, यही कंसिडरेशन है श्योरिटी की। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर ए टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। बी जो है वो ए को रिक्वेस्ट करता है कि अपने जो गुड्स हैं वो मुझे बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा इसके बदले। ए कहता है ठीक है। अब ये वही एग्जांपल जो ऊपर मैंने आपको दिया, अब आपको समझ आ जाएगी कि ए जो है वो एग्री करता है कि ठीक है मैं तुम्हें गुड्स जो है वो
दे दूँगा। तो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी, लेकिन कहता है मुझे सी की गारंटी चाहिए। मैं गुड्स तो दे दूँगा कि मुझे सी की गारंटी चाहिए कि तुम मुझे पैसे वापस दोगे, मतलब पैसे रिटर्न में दोगे। मैं गुड्स दूँगा और तुम मुझे पैसे दोगे, इसकी मुझे गारंटी चाहिए। विल गारंटी, तो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, मुझे सी की गारंटी चाहिए। सी प्रोमिस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। सी जो है वो प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है भाई, ये बंदा देगा पैसे, अगर ये नहीं देगा तो मैं दूँगा। तो गारंटी का यही मतलब होता है ना कि ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, ये नहीं लायबल होगा तो मैं लायबल होऊंगा। तो ये गारंटी का यही मतलब होता है। तो ऑफ एज प्रॉमिस कि तुम अपने गुड्स डिलीवर कर दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। दिस इज़ अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। तो ये जो है बेनिफिट मिल रहा है प्रिंसिपल डेप्टर को यहाँ पर। उसको कहेंगे हम क्या है कि वो सफिशिएंट कंसिडरेशन है फॉर सीज प्रॉमिस, ठीक है ना। वो सफिशिएंट कंसिडरेशन कंसिडर की जाएगी, यानी सी के लिए वो कंसिडरेशन है जो बेनिफिट बी को जा रहा है। आगे हम बी को देख लेते हैं। बी में क्या क्या, ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट ए टू फॉरबेयर टू सी यू बी फॉर द डेट फॉर अ ईयर and promises that if it does so, C will pay for them in defaults of payment by B. A agrees to forbear as requested. This is a sufficient consideration for C's promise. ठीक हो गया कि यहाँ पे जो है ए जो है वो गुड्स सेल करता है और गुड्स जो है वो बी को डिलीवर करता है, उसी को बेचता है। तो बाद में जो है ना वो सी आ जाता है। सी कहता है भाई ए को, भाई तुम प्लीज़ इसको जो है कोर्ट में ना ले जाओ, बी को 1 साल के लिए सब्र कर लो, 1 साल तक अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें पैसे दूँगा, ठीक है। अब ए जो है वो एग्री कर देता है कि ठीक है मैं फॉरबेयर कर जाऊँगा, जो है एज रिक्वेस्टेड, जैसे कि तुमने मुझे रिक्वेस्ट की और गारंटी ली, ठीक है मैं जो है 1 साल तक सब्र कर लूँगा, फॉरबेयर कर लूँगा, तो 1 साल में भी मुझे पेमेंट हो जानी चाहिए। अब अगर 1 साल में उसको पेमेंट नहीं होगी तो कौन पेमेंट करेगा? सी खुद पेमेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, गारंटी ली है। तो ये जो उसने बेनिफिट पहुँचाया है वो क्या है, सीज़ प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन है। ये सीज़ का प्रॉमिस क्या है, इसकी गारंटी का प्रॉमिस है ना कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसको जो मतलब है कंसिडरेशन, इसकी क्या है, बेनिफिट जो उसको मिल रहा है जिसके लिए इसने गारंटी ली है बी के लिए। आगे है सी। सी में क्या है, ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। ये तो बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है कि ए जो है वो सेल करता है, डिलीवर करता है गुड्स बी को। सी जो है बाद में क्या है, विदाउट कंसिडरेशन जो है वो एग्री करता है टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, ठीक है, कि वो कहता है अगर बी डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं जो है पैसे देने का मजाज हूँ, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो जब कंसिडरेशन नहीं आएगी तो क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक हो गया। कंसिडरेशन तो लाजमी होगी, लाजमी क्या है कि वो जो बेनिफिट वो बी को देगा वो होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बगैर कंसिडरेशन जहाँ पे लिखा है ना, अगर आपके यहाँ पे साफ साफ लिख दिया उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन, तो विदाउट कंसिडरेशन तो नहीं ना होगी बात, ठीक है ना। गारंटी में कंसिडरेशन तो होगी, अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो क्या है, एग्रीमेंट इज़ वॉइड, ठीक है। साफ साफ उन्होंने खुद ही लिख दिया जब कि जो है वो विदाउट कंसिडरेशन है और द एग्रीमेंट इज़ वॉइड, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन अगर एग्रीमेंट वॉइड नहीं भी लिखा हुआ और विदाउट कंसिडरेशन आ गई और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात चल रही है, तो आपने समझ जाना है कि एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन ये चीज़ नहीं होती, ठीक हो गया ना। ये श्योरिटी जो है वो उसकी होगी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बेनिफिट टू बी हो सकती है, ये कुछ और भी हो सकता है। श्योरिटी इज़ लायबिलिटी। अब जो है श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है, 128 बताता है कि श्योरिटी किस हद तक लायबल है, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज़ को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर, के जो लायबिलिटी है श्योरिटी की वो जो है प्रिंसिपल डेप्टर के साथ को एक्सटेंसिव है, मतलब वैसी ही है जैसे कि प्रिंसिपल डेप्टर की है, ठीक है। जैसे कि प्रिंसिपल डेप्टर लायबल है ना क्रेडिटर को, वैसे ही श्योरिटी भी लायबल है क्रेडिटर को। लेकिन वो कब लायबल होगा, उसकी जो है वो श्योरिटी की लायबिलिटी तब स्टार्ट होगी जब प्रिंसिपल डेप्टर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। जिस टाइम पर उसने पेमेंट करनी थी उसने नहीं की, उस दिन से वो जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया और अब वो जो है उसकी लायबिलिटी अराइज हो गई श्योरिटी की, ठीक है। अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई और अरेंजमेंट नहीं हुई तो बात यही होगी जो मैंने आपको अभी बता दी। इलस्ट्रेशन में क्या है, ए
B. The payment of a bill of exchange by C. The acceptor. The bill is dishonored by C. A is liable not only for the amount of bill but also for any interest and charges which may have become due on it. अच्छा जी, अब बिल पर कोई अमाउंट थी, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ये समझ लें कि चेक की तरह चीज़ होती है, इसके ऊपर जो अमाउंट लिखी होती है वो मिलती है बंदे को, ठीक है। अब ए जो है वो गारंटी करता है बी को कि वो जो है वो पेमेंट देगा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी। द एक्सेप्टर, जिसने वो एक्सेप्ट किया, द बिल इज़ डिसऑनर्ड बाय सी, तो जो है सी वो है वो उस बिल को क्या करता है, डिसऑनर कर देता है। अब ए ने गारंटी ली हुई थी तो क्या होगा, ए इज़ लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ बिल, अब वो बिल पर जो भी अमाउंट थी उसके लिए भी वो लायबल होगा, बट ऑल्सो फॉर एन इंटरेस्ट एंड चार्ज विच मे हैव बिकम ड्यू ऑन इट, और उससे रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट है, सूद वगैरह और कोई चार्जेस और हैं उससे रिलेटेड तो वो भी जो है अब वो गारंटर ही लायबल, और गारंटर कौन है, ए है इधर। ठीक हो गया। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ताकि आपकी वजह से जो है अगर आप इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो और लोगों तक भी पहुंचेगा। ये जो मैं बातें कर रही हूँ तो लोगों की हेल्प होगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मेरी भी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू वेरी मच।